हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज पार्ट थर्ड। इसमें आज हम बेसिकली सीखने वाले हैं परसेंटेज, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मीन्स परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी। तो एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि 20% हमारे पास, तो 20% इंक्रीजमेंट, 20% इंक्रीमेंट। 20% इंक्रीमेंट मतलब 20% बढ़ाना है। तो 20% मीन्स दैट इज 1/5। 20%, तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 से डिवाइड आएगा, तो यह आ जाएगा 1/5। 1/5 तो क्या है, ये जो हमारे पास है बेस, यही हमारा एक्चुअल। अब 5 में एक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 5 था उसमें एक जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 6। अगर हम लेते हैं 40%, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 40% हटेगा तो नीचे 100 से डिवाइड आएगा, 100 से भाग करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 2/5। तो ये बेस जो है यही हमारा एक्चुअल है। अगर 40% हम लोग इंक्रीमेंट की बात करें तो पहले हमारे पास है 5, 5 में 2 जुड़ जाएगा तो अब हो जाएगा 7। अगर हम लेते हैं 40% डिक्रीमेंट, तो 40% हटेगा तो नीचे 100 से डिवाइड आएगा, विच इज इक्वल टू 2/5। पहले हमारे पास 5 था, 5 में 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 3। उसी तरह अगर हम लेते हैं 140% इंक्रीमेंट, तो 140% मीन्स 140/100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7/5। हमारे पास पहले क्या था 5, उसमें 7 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 12। अगर हम लेते हैं इसी टर्म में लेते हैं 140% डिक्रीमेंट, तो ये क्या आ जाएगा 140/% हटेगा तो नीचे 100 से डिवाइड आएगा, यह जगह हमारे पास 7/5। तो डिक्रीमेंट में क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास 5 था तो 5 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो इसका हम लिख सकते हैं कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब इसका पता नहीं लगा सकते। अगर हम लेते हैं 60% डिक्रीमेंट, 60% डिक्रीमेंट मीन्स 60/100 विच इज इक्वल टू 3/5। तो पहले हमारे पास 5 था, 5 ये डिक्रीमेंट मतलब घटना, तो 5 में 3 गया तो कितना बचा हमारे पास 2 था। ये हमारे पास पहले था मतलब बिफोर
और ये हमारे पास है 9 मीन्स अब। नेक्स्ट वन इज 45% इंक्रीमेंट मीन्स 45/100, ये आ जाएगा 9/20। तो इंक्रीमेंट की बात है तो पहले हमारे पास 20 था, 20, अब ये जुड़ जाएगा 20 + 9 दैट इज 29। अगर इसी में 45% डिक्रीमेंट की बात करें तो ये 45/100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/20। पहले हमारे पास 20 था तो 20 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 11। ये हमारे पास पहले था, ये अब है। अब एग्जाम्पल ऑन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। किसी संख्या में 66 2/3% की वृद्धि करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त करने के लिए कितना परसेंटेज डिक्रीज करना होगा। तो 66.2/3% विच इज इक्वल टू 2/3। इतना परसेंट की वृद्धि करने पर, मतलब पहले हमारे पास 3 था, 3 में 2 वृद्धि किए तो आ गया 5। अब क्या बोल रहा है, वृद्धि करने पर पुनः वही संख्या, मतलब अब पुनः 3 पे ही आना है। पुनः वही संख्या प्राप्त करने के लिए कितना परसेंट डिक्रीज करना होगा। 5 से 3 में आने पे कितना घटाना होगा, 2 घटाना होगा। किससे घटाना होगा, 5 से, इंटू 100 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 20। यहाँ से हमारा हो जाएगा 40%। 66.2/3 की वृद्धि, मतलब 66.2/3 मीन्स होता है 2/3। इसमें इतना की वृद्धि करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त करने के लिए कितना परसेंट डिक्रीमेंट करना होगा। तो 66.2/3 का मतलब होता है 2/3। तो पहले हमारा ये था, इसमें 2 जोड़ दिए तो आ गया 5। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर 5 से पुनः 3 में आने के लिए कितना परसेंट घटाना होगा। तो 5 से 3 में आने के लिए कितना घटाना होगा, 2 घटाना होगा। किससे घटाना होगा, 5 से। तो 5 इंटू 100, तो यहाँ से हमारा आ गया 40%। नेक्स्ट वन इज 12.1/2% की वृद्धि करके पुनः वही संख्या प्राप्त करने के लिए कितना परसेंट डिक्रीमेंट
करना होगा। क्या करते हैं, 12.1/2% विच इज इक्वल टू 1/8। तो पहले हमारे पास 8 था, उसमें वृद्धि करके मतलब 8 + 1 तो हमारे पास हो गया 9। 8 से 9 आ गया। अब क्या बोल रहा है, वृद्धि करके पुनः वही संख्या मतलब 9 से 8 आने में कितना घटाना पड़ेगा, तो 1 घटाना पड़ेगा। 9 में 1 घटाना पड़ेगा तभी 8 आएगा। किससे घटा रहे हैं हम, 9 से, इंटू 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.11% की डिक्रीमेंट करनी पड़ेगी, मतलब इतना परसेंट घटाना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल, 20% की वृद्धि करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त करने के लिए कितना परसेंट घटाना पड़ेगा। तो 20% मीन्स 1/5। तो पहले हमारे पास 5 है, 5 में 1 जुटेगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है, पुनः वही संख्या मतलब 6 से 5 में आने पर कितना घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। किसके सापेक्ष घटाना पड़ेगा, 6 के सापेक्ष, इंटू 100। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। और इसी को हम लिख सकते हैं 16.66%। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज सक्सेसिव केस। अगर सक्सेसिव केस की बात करें तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये कब कब लगता है। सक्सेसिव केस कब कब लगता है, पहली बात करते हैं सक्सेसिव केस होता क्या है। तो जैसे ए ने कोई सामान खरीदा, वो कुछ प्रॉफिट पे, ए ने कुछ सामान खरीदा, वो कुछ प्रॉफिट पे बी को बेच दिया, बी ने कुछ प्रॉफिट पे सी को बेच दिया। तो सी ने जो उस सामान के लिए अदा किया, इस प्रोसेस को ही हम लोग सक्सेसिव केस कहते हैं। तो ये कब कब लगता है, तो इसकी पहचान के लिए, इसकी पहचान कैसे करें। फर्स्ट वन इज, अगर लगातार वृद्धि हो रही है, एक ही वस्तु पर एग्जाम्पल, जैसे राम ने 100 रुपये में ख़रीदा, फिर वो 120 रुपये में इसको बेच दिया, फिर ये 200 रुपये में इसको बेच दिया। यही है कि एक सामान पे लगातार उसकी मूल्य में वृद्धि हो रही है। 2 नंबर, अगर अगर क्वेश्चन में शेष टर्म आ जाए तो
वहाँ भी सक्सेसिव केस लगेगा। एग्जाम्पल, जैसे कि राम के पास 500 रुपये है, उसने अपना 10% क्लॉथ पे खर्च किया, कपड़े पे, 20% फूड पे खर्च किया एंड रिमेनिंग 20%, रिमेनिंग का 20% ये खर्च किया मूवी टिकट पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सक्सेसिव केस लगाएंगे। यहाँ पे रिमेनिंग मतलब शेष का आ गया, तो क्वेश्चन में शेष टर्म आ जाए तो वहाँ पे हम सक्सेसिव केस लगाएंगे। एक ही वस्तु पर आदान प्रदान आगे हो रही है, जैसे ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा तथा सी ने डी को बेचा। तो क्वेश्चन में इस तरह का लैंग्वेज आ जाए तो हम पता कर लेंगे कि हमारा सक्सेसिव केस है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, जहाँ दो वस्तु का मूल्य गुना करके तीसरी वस्तु का मूल्य बनाए, वहाँ भी सक्सेसिव केस लगता है। एग्जाम्पल इसका ले तो प्राइस इनटू कंजम्पशंस, प्राइस इनटू कंजम्पशंस विच इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मतलब मूल्य इनटू खपत विच इज इक्वल टू खर्च। और अगर ले तो दैट इज दूरी बराबर चाल गुना समय। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जहाँ पे दो प्रोडक्ट गुना करके तीसरी प्रोडक्ट बनाए
तो वहाँ पे सक्सेसिव केस आएगा। और हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज इट इज applicable in area और वॉल्यूम also। यह क्षेत्रफल तथा आयतन पर भी लागू होता है। एग्जाम्पल, लंबाई गुना चौड़ाई विच इज इक्वल टू क्षेत्रफल। ये हमारा हो गया आयत के लिए। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसका होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, दैट इज आयतन। ये किसका होता है? क्यूबाइड का, मीन्स घनाव का। हमारे पास सक्सेसिव का लास्ट पॉइंट है, दैट इज यह जनसंख्या घटने बढ़ने पर भी लगता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं सक्सेसिव केस पे। एग्जाम्पल ऑन सक्सेसिव केस। जैसे हमारे पास वस्तु का सीपी है, दैट इज 500 रुपये। तो पहले क्या होता है, पहले इस पे 20% की हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं, फिर 16 सही 2/3% की डिक्रीमेंट करते हैं। तो हमारे पास नेट इफेक्ट क्या होगा, मतलब हानि होगी लाभ होगा पता नहीं। 20% मीन्स 1/5। तो पहले हमारे पास 5 था, फिर उसमें एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। 5 में एक जुड़ेगा तो हमारे पास हो जाएगा 6, क्योंकि ये इंक्रीमेंट का साइन है, मतलब ऊपर चढ़ रहा है, मतलब उस पर जुड़ रहा है। दूसरा स्टेप में क्या है, 16 सही 2/3 मतलब 1/6। तो पहले हमारे पास 6 था, ये मतलब ये डिक्रीमेंट का साइन है। तो 6 था तो एक गया तो क्या बचा हमारे पास 5। पहले हमारे पास 6 था, उसमें एक गया तो क्या बचा 5। और उसके बाद ये आता है लाइन ऑफ कंक्लूजन, इसको बोलते हैं LOC। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 30, ये 30। तो पहले और बाद में कोई चेंजेज नहीं है, नो चेंजेज। हमारे पास पहले भी 30 था, अभी भी 30 है, मीन्स नो चेंजेस, नो प्रॉफिट और नो लॉस। या फिर इसको बोल सकते हैं न्यूट्रल कंडीशन।
लास्ट वन इज किसी वस्तु पर 25% इंक्रीमेंट कर दिए। इसका साइन मतलब इंक्रीमेंट। और अगर हम लेते हैं दूसरा तो 20% डिक्रीमेंट करते हैं। मतलब पहले 25% बढ़ा दिए, फिर उसका दाम 20% घटा दिए, तो हमारे पास नेट इफेक्ट क्या होगा। पहले 25% मीन्स विच इज इक्वल टू 25/100 1/4। तो पहले 4 था, उसमें एक जुटेगा, ये क्योंकि ये इंक्रीमेंट का सिंबल है। इंक्रीमेंट का सिंबल है मतलब पहले 4 था तो अब हो गया 5। अब 20% डिक्रीमेंट, 20/100 दैट इज़ 1/5। तो पहले हमारे पास 5 था, अब उसमें एक एक घट गया, तो 5 में एक घटा तो 4। तो यहाँ से ये टर्म 20 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये टर्म भी 20। तो यहाँ से भी पता चला देयर इज़ नो चेंजेज, मीन्स ना तो हमें फ़ायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ। सो थैंक यू स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।